नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत और सीधे रुख करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का। मेरे सहयोगी दीपेश मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं। राज्यों के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। चुनाव और उपचुनाव वाले राज्यों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना काल में चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। 3 दिनों में दिशा निर्देश बनाए। आयोग का यह कहना है राजनीतिक दलों के सुझाव पर दिशा निर्देश जारी किए जाए, बनाया जाए। राज्यों के सीईओ को बड़े स्तर पर कोरोना काल में योजना बनाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इस कोरोना काल में, इस नैराश्य के वातावरण में किस तरह से चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, कैसे चुनाव संपन्न कराने के लिए व्यवस्थाएं जुटाई जा सकती है, कैसे केंद्र सरकार की गाइडलाइन को फॉलो किया जा सकता है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है, कैसे लोगों को सैनिटाइज किया जा सकता है, ये तमाम चीजें जो हैं किस तरह से ओवरऑल लब्बोलू आप ये है कि चुनाव किस तरह से संपन्न कराए जा सकते हैं इस कोरोना काल में, इसको लेकर गाइडलाइन जारी की जाए, इसको लेकर सुझाव लिए जाएं, सुझावों पर विचार किया जाए। और इस सब को लेकर चुनाव आयोग ने राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव और उपचुनाव वाले राज्यों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोरोना काल में किस तरह से चुनाव कराए जा सकते हैं। ये अब कहीं ना कहीं तय होता नजर आने वाला है। तो जो राजनीतिक दल सुझाव दे रहे हैं उन सुझावों पर दिशा निर्देश बनाए जाएं। जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है उस हिसाब से ये प्लान तैयार किया जाए। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये नई शुरुआत होने जा रही है कि इस संक्रमण काल में चुनाव कैसे संपन्न कराए जा सकते हैं, किस तरह से चुनाव होगा, क्या योजना होगी, क्या रोडमैप होगा, किस तरह से काम किया जाएगा। वो चीजें अब कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है। अब उस पर विचार होगा, मंथन होगा और उसके बाद फिर साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चूंकि वक्त भी बीतता चला जा रहा है, उपचुनाव कराए जाने हैं, जो डेडलाइन है वो भी नजदीक आ रही है। तो फिर इस लिहाज से अब चुनाव आयोग की एक्टिविटी भी और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव भी कई राज्यों में होना है और उपचुनाव भी कई राज्यों में होना है। इस लिहाज से ये तमाम चीजें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर क्या प्लान होगा, क्या रोडमैप होगा, किस तरह से काम किया जाएगा, वोटर्स को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इस कोरोना काल में जब एक तरफ लोगों को घर पर रहने की हिदायत दी जा रही है, तब फिर वोटरों को घर से कैसे निकाला जाएगा, उनको सुरक्षा के लिए कैसे आश्वस्त किया जाएगा, वो तमाम चीजें चुनाव आयोग के अधिकारियों के भी दिमाग में हैं। और यही वजह है कि अब जो सुझाव आ रहे हैं उन सुझावों पर विचार किया जाएगा। ये वो सुझाव है जो राजनीतिक दलों के द्वारा दिए जा रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा जब मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक पत्र लिखा गया था और यह सुझाव दिया गया था कि चूंकि जो वोटिंग मशीन है उससे बार बार बटन दबाकर अगर वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा तो फिर उसे संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। यही वजह है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। ये एक सुझाव निकलकर सामने आया था। इसी तरह के कई और सुझाव हैं जो राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं। किस तरह से लोगों को सैनिटाइज किया जाएगा, किस तरह से अब जो दूरी है वो मेंटेन की जाएगी। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। इन पर विचार होगा, मंथन होगा और उसके बाद फिर नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे गए हैं। कोरोना काल में चुनाव कैसे संपन्न हो, इसको लेकर अब मंथन शुरू होगा। और इस वक्त सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब प्रवीण जी, ये सब कैसे होगा? क्या राजनीतिक दलों के जो सुझाव आ रखे हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा या फिर आम जनता से भी सुझाव लिए जाएंगे कि जनता कैसे अब सुरक्षित रह पाए, इसको आश्वस्त किए जाएंगे? प्रवीण जी, लाइन में यही है दीपेश, उनकी जो लाइन है उसमें लिखा ही हुआ है कि कमीशन कंसीडर द व्यूज सजेशन गिवन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी उन्होंने उसको कंसीडर किया है जो बात कही गई है। और उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं स्टेट के, उनके भी सजेशन और रिकमेंडेशन को देखा है कमीशन ने, चुनाव आयोग ने। और अब इस पे ये तय किया गया कि वो 3 दिन के अंदर
वो एक गाइडलाइन बना के दें कि वो कैसे कराएंगे कोविड के मसले को लेकर। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब लगभग एक फ्रेमवर्क जो है वो चुनाव आयोग ने पूरा कर लिया है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि जल्दी जो है वो चुनाव अनाउंस हो जाए, क्योंकि जो तय समय सीमा थी उससे पार कर चुके हैं यहाँ पर वो लोग जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने बिना मंत्री बने हुए हैं, वो एक तय समय सीमा को पार कर गए। माफ कीजिए कि एमएलए जो हैं, एमएलए बने बिना मंत्री बने हुए की अवधि भी पूरी हो गई। तो इतने लंबे वक्त तक इन सीटों को खाली रखा नहीं जा सकता संवैधानिक तौर पर। तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग ने अब ये तय किया है कि एक जो जिले के जो अधिकारी हैं, जो प्रदेश के जिला निर्वाचन अधिकारी, माफ कीजिए प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हैं, वो एक पूरा खाका बना के उनको दे। और मुझे लगता है कि फ्रेमवर्क कर चुका है चुनाव आयोग के, अब चुनाव कैसे कराए जाने और कब कराए जाने अब डेट अनाउंस हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। इस बार फिर बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे तो उस पर भी बहुत ज्यादा अब परिवर्तन नजर आएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बहुत संभावना है। इसीलिए कांग्रेस को, अगर आपको याद हो तो कांग्रेस इसको लेके ज्ञापन भी सौंप चुकी है, जाके उनका एक प्रतिनिधिमंडल मिला भी था कि ईवीएम के जरिए कराने में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है, कि ईवीएम में बार बार पुश करेगा उसी बटन को हर वोटर, तो थंब इम्प्रेशन में हो सकता है कि कोई जो इन्फेक्शन है वो बढ़े या कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। तो अब तो ये देखना होगा कि क्या तय करता है चुनाव आयोग की, क्या बैलेट से कराएंगे या ईवीएम से कराएंगे। तो अभी तय करने की जिम्मेदारी उन्होंने राज्य पर डाल दी है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां के अधिकारी इस बात को तय करें और एक खाका बना के दें कि कैसे कराए जा सकते हैं चुनाव। लेकिन एक पूरा फ्रेमवर्क मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने कर लिया है। दीपेश, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और वाकई में चुनौतियां कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ती हुई भी नजर आती हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में 2 गज की दूरी को मेंटेन करना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है, और फिर पोलिंग बूथ पर लगातार मतदाताओं का पहुंचना और फिर मतदान करना, ये प्रक्रियाएं हैं जो चुनाव आयोग अब धीरे धीरे संपन्न करता हुआ नजर आएगा भी। चलिए और ज्यादा खबरों के लिए रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी पुनीत। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और श्योपुर से जो तस्वीरें आई हैं वो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। पिकनिक मनाने के लिए कुछ गए थे लोग श्योपुर में, और यहां पर फोटोग्राफी चल रही थी। इसी दौरान अचानक से पानी बढ़ गया और फिर देखिए क्या हालात हो गए। तस्वीरें देखिए, नदी का जलस्तर अचानक से यहां पर बढ़ता चला गया और बीच मझधार में ये लोग फंस गए। महिला और बच्चे यहां पर मौजूद थे, ये भी फंस गए। अचानक से असमंजस की स्थिति, घबराहट की स्थिति यहां पर बन गई इन लोगों के बीच में, और बचाने के दौरान तेज धार से एक युवक बहने भी लग गया था। हालांकि वहां पर मौजूद लोग जो थे उन्होंने सजगता दिखाते हुए सभी को बाहर निकाल लिया। देखिए तस्वीर बता रही कि कैसे यहां पर जरा सी कुछ ही देर में ये हादसा, ये तस्वीर जो हादसे में तब्दील हो सकती थी, लेकिन लोगों की सजगता की वजह से इस युवक को भी बचा लिया गया, सभी को बचा लिया गया। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ श्योपुर से मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे यह हादसा हुआ। दीपक, और क्या सभी लोगों की स्थिति ठीक है अभी? हुआ है यहाँ पर हर साल इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। पिछले बार भी यहाँ पर 3 से 4 बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन प्रशासन हर बार लापरवाही बरतता है। इसी का नजारा यहाँ पर देखने को फिर से मिला है, क्योंकि जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पहले से कोई इंतजामात प्रशासन द्वारा नहीं किए गए हैं और लोग लापरवाही पूर्वक नदी के अंदर जाके सेल्फी फोटो खींचने लग जाते हैं। और इसी दौरान जब बारिश होती है, जंगल से पानी का बहाव बढ़ता है, तो नदी चारों ओर से लोगों को घेर लेती है। ऐसा ही नजारा यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात यही रही कि मौके पर लोग मौजूद थे जिन्होंने इन लोगों को तत्काल रेस्क्यू कर लिया। हालांकि उनकी भी जान को जोखिम यहाँ पर हो सकता था और एक युवक बहने भी लग गया था, लेकिन गनीमत यही रही कि किसी की जान को कोई हानि नहीं हुई। सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं और इस तरीके की घटनाएं फिर से ना हो, इसके लिए प्रशासन को कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन बिल्कुल दीपक, सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर जो पहाड़ी नदियां हैं वो कभी भी उनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कब पहाड़ी नदी अपना रूप बदल कर आ जाए, और ऐसे क्षेत्रों में तो चौकसी बरतनी बहुत जरूरी है। इसके पहले भी, पिछले साल भी, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये मोर डुंगरी नदी जो है ये कई बार यहाँ पर ऐसे दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, या कह सकते हैं कि लोग फंस चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या प्रशासन ऐसी जगहों पर कोई निगरानी नहीं रखता, या ऐसे बंदोबस्त किए जाने चाहिए कि वहां पर अगर लोग फंस जाएं तो कम से कम वो वक्त पर बचकर निकल सकें? जी बिल्कुल पुनीत, जहां तक निगरानी और चौकसी की बात है तो आप जानते हैं कि अभी कोरोना के हालात चल रहे हैं।
पिकनिक स्पॉटों पर भीड़ को रोकने के भी कदम उठाए जाने चाहिए और यहाँ पर लोग नहीं जाएं, इसके लिए गार्ड पुलिस के इंतजाम भी यहाँ पर होने चाहिए। खास बात यह है कि ये नदी है और जो घटना है वो कलेक्ट्रेट से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी इस तरीके के इंतजाम यहाँ पे नहीं है, जिससे यहाँ अनहोनी घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। जी शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मझधार में कई लोग फंस गए थे, पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान ये जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ जाती है तस्वीर बता रही है, क्योंकि पहाड़ी नदी कभी भी अपना रूप बदल लेती है, इस बात को लोगों को समझना होगा। चलिए आगे खबरें देखेंगे, चलते हैं दीपेश के पास। दीपेश ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, लगातार हम बचपन से सुनते आ रखे हैं आग और पानी से बचकर रहना अच्छा की, और कुछ इसी तरह की खबर पहले आपने पानी की दिखाई, अब हम आपकी आग की दिखा देते हैं। खरगोन में होटल में आग लग गई, गैस टंकी का पाइप फटने से यह भीषण आग लगना बताया जा रहा है। मौके पर दमकल ने आग पर काबू पाया है, कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। एक अच्छी खबर यह निकलकर सामने आई, बस स्टैंड स्थित होटल का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अचानक इस होटल में जो गैस टंकी का पाइप था वो फटा और उसकी वजह से यहां पर आग लग गई। लापरवाही की ओर ये पूरी घटना इशारा करती हुई नजर आती है, क्योंकि लगातार ये सीख हमेशा दी जाती है, ये इंस्ट्रक्शंस हमेशा गैस इस्तेमाल के दौरान लिखे हुए रहते हैं कि अगर कहीं भी थोड़ा सा भी आपको डाउट हो रहा है तो फिर उसे करेक्ट करा लीजिए, उसे ठीक करा लीजिए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और यही यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। खरगोन से एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं, जहां अचानक बस स्टैंड के पास मौजूद होटल में आग लग जाती है और आग देखते ही देखते विकराल रूप ले लेती है। टंकी गैस सिलेंडर में यह आग लगना बताया जा रहा है। गैस सिलेंडर का जो पाइप था वो फटा, वो ब्रेक हुआ और उसके बाद अचानक इस होटल में आग लग गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या ताजा जानकारी? दीपेश में बताना चाहूंगा, आग पे काबू पा लिया गया है। नगर पालिका के 2 फायर और मौके पे पुलिस की टीम पहुंच गई थी, लेकिन जिस प्रकार से गैस की टंकी बताया जा रहा है कि गैस की टंकी का पाइप फटा था और उसके बाद भीषण आग अंदर ही लग गई थी और मौके पे फायर की सूचना दी थी। दीपेश, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि पास में पूरा अग्रवाल होटल जो है बस स्टैंड पे स्थित है और उसके आसपास दुकानें हैं और दुकानों के साथ साथ थोड़ी ही दूर पे पेट्रोल पंप भी है, सामने जिला सहकारी बैंक भी है। तो एक बड़ी चिंता की बात थी, लेकिन ये माना जाएगा कि बड़ा हादसा टला है और आग पे काबू पा लिया गया। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए और दूसरी खबरों के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी पुनीत का। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। और महत्वपूर्ण खबर, युवाओं के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार की तरफ से इस बात का फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को ही रोजगार दिए जाएंगे, सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मिलेगी। ये सरकार ने फैसला लिया है और मध्य प्रदेश के लोगों को के लिए ही ये फैसला है। सीएम ने वीडियो संदेश जारी किया है और उन्होंने कहा है कि प्रदेशवासियों को, अपने भांजे भांजियों के हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियां अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही दी जाएंगी। प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश के बच्चों का अधिकार है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में नौकरियों के आवंटन के संबंध में कानूनी बदलाव किए जाएंगे। बताएं कि 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के दौरान भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था बनाएगी जो स्थानीय निवासियों को उनका 10वीं और 12वीं के नंबर के आधार पर रोजगार सुनिश्चित करेगी। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया और लिखा है कि आप 15 साल के बाद आज युवाओं के रोजगार को लेकर नींद से जाग गए, लेकिन ये पूर्व की तरह ही सिर्फ घोषणा बनकर नहीं रह जाए। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार में अवसर मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश के संसाधन पर मध्य प्रदेश के बच्चों का पहला हक बनता है और इसलिए मध्य प्रदेश के हित में और मध्य प्रदेश के युवाओं के हित में निर्णय लिया है। स्वागत योग्य निर्णय और अच्छा निर्णय। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, इसका मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश की सरकार को, पूरी कैबिनेट को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार
मध्य प्रदेश के बच्चों का है। याद रहे, कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की विधा कि मध्य प्रदेश के बच्चों का अधिकार पहले मध्य प्रदेश पे प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर की नौकरियों में है, ये विजन दिया है और उसके लिए काम किया है। फिर भी हम इस पूरी घोषणा का, पूरी बात का स्वागत करते हैं। बात है कि अनिवार्यता करना है तो प्राइवेट सेक्टर में करें और रोजगार उत्पन्न करने की व्यवस्था करें, क्योंकि आज मध्य प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश हो चुका है। अच्छी शिक्षा चाहिए, बाहर जाइए, अच्छा रोजगार चाहिए, बाहर जाइए, क्योंकि अदूरदर्शिता इस सरकार के अंदर, दूरदृष्टि जो होना चाहिए वो तो ना तो बिल्कुल है, सिर्फ ये लालीपाप उपचुनाव के हिसाब से। और मुझे लगता है पहले रोजगार उत्पन्न करें, जबकि बेरोजगारों को उत्पन्न करने का काम ये सरकार कर रही है। शिवराज सिंह जी से कि यदि वे मध्य प्रदेश के बच्चों को नौकरियां दिलवाने के इतने ही उत्साही हैं, तो वो एक तो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां मध्य प्रदेश में आ रही हैं, उद्योग धंधे निजी क्षेत्र में जो स्थापित होते हैं उनके माध्यम से, निजी क्षेत्र में जो अन्य इकाइयां रोजगार स्थापित करती हैं, उसमें दोनों जगह पर वे इसको अनिवार्य करें, क्योंकि शासकीय नौकरियों में और निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% की अनिवार्य मूल निवासियों को भर्ती करने की अनिवार्यता कमलनाथ जी पहले ही कर। तो मध्य प्रदेश के निवासियों को ही, युवाओं को ही शासकीय नौकरी मिलेगी। ये बात जब सरकार ने इसका फैसला लिया तो युवाओं से हमने जानने की कोशिश की, उनकी राय क्या है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस कोरोना संकट में जो अन्य प्रदेशों में जो युवा थे, जो बेरोजगार थे, यहाँ पर आए हैं, उन्हें जो बेरोजगारी का जो सामना कर रहे थे उससे उनको फायदा मिलेगा। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। ये बहुत ही फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है मध्य प्रदेश सरकार का। इससे युवाओं को नौकरी मिलेगी और मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा। हम इस फैसले का हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा फैसला है। मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर परिवार के साथ रहते हुए यहीं पर नौकरी मिलेगी। बहुत अच्छा फैसला है। सरकार बहुत अच्छा नेतृत्व में काम कर रही है। युवाओं को अपने घर पे जितना घर पे रह के उतना काम मिले उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस के टाइम पे कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के, लोगों को अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ा, 2 महीने फंस के रहे। तो सरकार ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और हम लोग स्वागत करते हैं इस फैसले का। इधर प्रतिक्रिया देने की बारी जब आई तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि अच्छी बात है, 15 साल बाद आप जागे हैं, रोजगार को लेकर, युवाओं को रोजगार देने को लेकर आपकी नींद खुल गई। आपने प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता से नौकरी देने के हमारे निर्णय के अनुरूप ही घोषणा की, लेकिन ये पूर्व की तरह सिर्फ घोषणा बनकर न रह जाए। और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और इस वक्त बड़ी खबर ब्रेक के बाद मिल रही है। ग्वालियर में होगा बीजेपी का मेगा शो। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया का पहला ग्वालियर दौरा। 22 अगस्त से 3 दिवसीय ग्वालियर चंबल दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचने वाले हैं। 22 अगस्त को ग्वालियर में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 10,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में आयोजन होगा। मेला ग्राउंड या फूलबाग मैदान में यह आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया है। कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ता जो बीजेपी में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या ताजा जानकारी, ये क्या वेलकम गिफ्ट होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए? बिल्कुल दीपेश, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद राज्यसभा के सांसद बने हैं, तब से यानी मार्च महीने से ही वो ग्वालियर चंबल अंचल नहीं आए हैं। यही वजह है कि सिंधिया का बीजेपी में शामिल होने के बाद, राज्यसभा सांसद बनने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल का पहला दौरा रहेगा। यही वजह है कि उनके जो भी समर्थक है बीजेपी में आए हैं, वो लोग इस दौरे को एक मेगा शो की तरह बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि 22 से 24 अगस्त तक 3 दिवस का संभावित दौरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और उस दौरे के दौरान ग्वालियर में एक बड़ा आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सिंधिया की मौजूदगी में 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में कांग्रेस छोड़कर
बीजेपी में शामिल होंगे, इस तरह का दावा है प्रद्युम्न सिंह तोमर का। और 3 दिनों तक ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर अलग अलग विधानसभाओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे, संभवतः चुनावी शंखनाद भी करेंगे। और एक तरह से बीजेपी में शामिल होने के बाद, राज्यसभा सांसद बनने के बाद सिंधिया की ग्वालियर चंबल अंचल में ये पहली एंट्री होगी। यही वजह है कि उनके समर्थक और तमाम बीजेपी के जो नेता है इस दौरे को भव्य बनाने में लगे हुए, ताकि उपचुनाव में कांग्रेस पर एक बड़ा इसका असर रहे और बीजेपी में एक उत्साह रहे, ताकि जो ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी की ताकत एक बड़े रूप में उभर कर सामने इस तरह का प्रयास बीजेपी का है। बिल्कुल, तो अभी से एक मनोवैज्ञानिक जीत की ओर बीजेपी अग्रसर होती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है। मध्य प्रदेश में 27% बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सरकार ने जवाब पेश किया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से भी ज्यादा है। आबादी के हिसाब से ओबीसी वर्ग को देना चाहते हैं आरक्षण, सरकार का यह कहना है। मामले में याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि देश में आबादी के हिसाब से नहीं दिया जा सकता आरक्षण। हाईकोर्ट ने फिलहाल बढ़े हुए 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। अब 4 सप्ताह बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी। वो सिर्फ 14% रहेगा ओबीसी का, और 4 हफ्ते बाद इसको फिर से लगाया गया है मामले को फॉर मुख्य सुनवाई के लिए। अभी जो रिप्लाई पेश किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें मेन जो सरकार का पॉइंट है कि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में वो 51% है, और टोटल पॉपुलेशन का ही SC ST ओबीसी की देखी जाए तो उसका टोटल आ जाता है 87% पॉपुलेशन SC ST ओबीसी की है मध्य प्रदेश में। इसलिए हम ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से बढ़ा के 27% कर रहे हैं। जो इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है 1993 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 9 जजेस ने ये बोला है क्लियरली बिल्कुल कि पॉपुलेशन के बेसिस पे कभी भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। ओबीसी आरक्षण मामले में कोर्ट में सरकार के पक्ष का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर का बयान सामने आया है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार के फैसले को सरकार ने कोर्ट में बताया सही, तो ये अब स्वागत करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। पंद्रह साल लग गए कि मध्य प्रदेश में ये जानने के लिए कि 50% से अधिक जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है। धन्यवाद कमलनाथ सरकार का, जिन्होंने 15 महीने की सरकार में ही ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रावधान किया। आज जानकर प्रसन्नता हुई कि शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट में जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने जो ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान किया था वो सही है।